किसी भी शादी समारोह के अंदर बिचौलिए की बड़ी भूमिका होती है। जब तक बारात विदा नहीं हो जाती तब तक बिचौलियों को बार बार पूछा जाता है, चाहे वो लड़की पक्ष हो या फिर लड़का पक्ष हो। इसी बीच में बिचौलिया को कभी लड़का पक्ष पूछ रहा था तो कभी लड़की पक्ष पूछ रहा था। बिचौलिया कहता है कि अभी बारात की चढ़त नहीं हुई है, मैं बारात की चढ़त करवा के आ जाता हूँ। तभी लड़की वाले कहते हैं पहले खाना तो खा लो, खाना खाने के बाद जो भी कुछ करना वो कर लेना। वो जब ज्यादा जिद करने लगते हैं तो वो थोड़ा बहुत खाना खाता है, उसके बाद फिर वो यहाँ से सीधा पहुंच जाता है जहां बारात की चढ़त हो रही थी। घर परिवार के सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि लड़के वाला जो पक्ष था वो बिचौलिए के बहुत ज्यादा नियरेस्ट था, करीबी था, इसलिए वो बारात की चढ़त में जब लग जाता है थोड़ी ही देर बाद उससे टॉयलेट आता है। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं टॉयलेट कर कर अभी आता हूँ। जहाँ मंडप है वहीं फासले से ही उसके एक पार्किंग स्थल है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वो बिचौलिया तुरंत ही गाड़ियों के पास में जाता है, बैठकर टॉयलेट करने की कोशिश कर रहा था, और इसी बीच में एक बाइक आती है। बाइक पे दो लड़के होते हैं, दोनों के दोनों उतरते हैं। उसके बाद लगभग 20 राउंड वो दोनों फायर करते हैं, गोलियां चलाते हैं। जैसी गोली लगातार एक के बाद एक चल रही थी, इसी बीच में एक और व्यक्ति है, उसको भी टॉयलेट आ रहा था। वो पास में जब देखता क्या है कि दो लड़के गोलियां चला रहे हैं, तुरंत ही वहां से वो अपनी जान बचाता हुआ भागता है और जो बारात की चढ़त में पहुंचता है वहां जाने के बाद कहता है कि देखो उधर गोलियां चल रही हैं और मेरा बिल्कुल पक्का यकीन है कि बिचौलिया को मारा जा रहा है, उनको गोली मारी जा रही है। जैसे बारातियों ने ये बात सुनी तुरंत ही बारात चढ़त रुकवाई जाती है। लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद देखते क्या है कि जो बिचौलिया है उसके सर में एक के बाद एक कई गोलियां मारी जा चुकी थी। जैसे ही भीड़ को अपनी ओर आते हुए देखा उन दोनों शूटरों ने, जो जो गोली चला रहे थे, वो मौका पाते हैं और मौका पाते ही यहाँ से भागने लगते हैं। एक था जो बाइक पर बैठा हुआ था और यहाँ से भागने लगता है, दूसरा भी उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जाकर बाइक को पकड़ ले और उसके साथ भाग जाए। लेकिन अचानक ही वहाँ एक तार था और तार में उसका पैर ऐसा फंसता है और पैर पैर फंसने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। बारातियों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जब उसको पीटना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसे मारो मत बल्कि इसको पुलिस के हवाले कर दो। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम यशवीर उर्फ रजत है और मेरे दादा का नाम दरियाव सिंह है। उससे पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो कहता है कि मैंने अपने बाप का, अपने ताऊ का, अपने चाचा का, सबकी मौत का बदला ले लिया है। दरअसल इस कहानी के अंदर एक दो नहीं, करीब करीब 11 मर्डर होते हैं और वो भी भयानक रूप में होते हैं। और इसमें कई मर्डर ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में ना तो कोई कभी थाने में तहरीर दी जाती है, ना ही कोई शिकायत की जाती है, क्योंकि उन्हें डर था यदि हमने शिकायत की या थाने में तहरीर दी तो ये दुश्मनी फिर हमसे ही बन जाएगी और खानदान के खानदान ऐसे ही खत्म होते चले जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला शामली में एक गांव लगता है बाहाबड़ी, और बाहाबड़ी गांव जो था पहले लगता था थाना फुगाना में और अब लगता है शहर कोतवाली के अंतर्गत। दरअसल एक किसान के 4 बेटे होते हैं। इस किसान के 4 बेटों में एक का नाम होता है वेद सिंह, दूसरे बेटे का नाम होता है जगल, तीसरे बेटे का नाम होता है बोना और चौथे बेटे का नाम होता है दरियाव सिंह। चारों ही बेटे उसके बड़े होनहार होते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी। इसी बीच में साल 1984 की बात है, गांव में चकबंदी आ जाती है। और जैसी गांव में चकबंदी आ जाती है तो सभी किसानों की ये कोशिश रहती है कि अपनी अपनी ज़मीनों को वो ऐसी जगह पर लेके आएँ जहां से अच्छी पैदावार भी हो और जिस ज़मीन की कीमत अच्छी भी हो। कुछ इसी तरह से हिसाब किताब लगाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। इसी बीच में गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुभाष होता है। सुभाष का मर्डर हो जाता है, किसी ने उसकी हत्या कर दी थी गोली मार के। जैसे ही इस सुभाष सिंह की हत्या होती है, हत्या के बाद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किसने हत्या की है। तभी जो 2 सगे भाई होते हैं वही आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। एक भाई जिसका नाम वेद सिंह होता है और दूसरे का नाम दरियाव सिंह होता है। वेद सिंह कहता है कि हत्या दरियाव सिंह ने की है, दरियाव सिंह कहता है कि हत्या वेद सिंह ने की है। बाकी जो 2 भाई होते हैं जगल और दूसरा बोना, वो अपने अपना आपको बिल्कुल सेफ कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ना तो हमने हत्या की है ना हमने कराई है, हमारा इस पूरे घटनाक्रम से कोई भी किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। लेकिन 2 भाई आपस में आमना सामना जाते हैं, काफ़ी जद्दोजहद हो जाती है और एक दूसरे में खींचतान भी काफ़ी हो जाती है। एक भाई जिसका नाम वेद सिंह होता है, दूसरा दरियाव सिंह होता है। कहानी आगे चलनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते जो जगल और बोना होते हैं वो तो बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेते हैं, सेफ कर लेते हैं। लेकिन वेद सिंह और दरियाव सिंह एक दूसरे पर टिप्पणी करने की वजह से इन दोनों भाइयों में सीधे सीधे तनातनी और तनाव जैसी स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ ही इनकी जो तनाव था, इनकी जो तनातनी थी वो कम नहीं हो रही थी। ऐसे ही साल 1992 आ जाता है, लगभग 8 साल के आसपास के हो जाते हैं और इस गांव में ही प्रधानी का चुनाव आ जाता है।
प्रधानी का चुनाव था। प्रधानी के चुनाव में ही दोनों भाइयों की तरफ से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की और चुनाव के मैदान में जब उतर जाते हैं तो इसी बीच में फिर यहाँ से हत्याओं का पहला दौर शुरू हो जाता है। हत्या होती है महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति की, जो कि वेद सिंह का बेटा बताया जाता है। जो महेंद्र सिंह की हत्या हो जाती है और हत्या का आरोप लगता है दरियाप्त सिंह के बेटे के ऊपर, जिसका नाम देविंदर सिंह होता है। इनके ऊपर इल्ज़ाम था और इस खानदान में अभी तक तो सिर्फ आमने सामने होता था, मनमुटाव होता था, गाली दी जाती थी, बुरा भला कहा जाता था, लेकिन ये पहला मर्डर था जो आमने सामने एकदम दोनों परिवार आ जाते हैं। और इसके बाद फिर ये परिवार एक दूसरे को एक आंख भी नहीं सुहाते थे। इनके घर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे और बहुत ज़्यादा दूर ना होने की वजह से ही इनमें तनाव की स्थिति हमेशा ही पैदा रहती थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी हिसाब से साल 1999 आ जाता है और एक बार फिर से प्रधानी का चुनाव था और प्रधानी के चुनाव के दौरान ही दरियाप्त सिंह का जो बेटा होता है, जिसका नाम जितेंद्र सिंह होता है, जितेंद्र सिंह को कुड़ाना के पास गोलियों से भून के उसकी हत्या कर दी जाती है। और जैसे उसकी हत्या की जाती है तो ये कह सकते हैं कि जो पहले हत्या हुई थी उस हत्या का ये बदला था, यानी कि महेंद्र की हत्या का बदला हो जाता है। और उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ने लगती है और इसमें हत्या का आरोप लगता है विवेक उर्फ विक्की पर, जो कि वेद सिंह का बेटा होता है। और इसी हिसाब से फिर और परिवार के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। और जितेंद्र सिंह की हत्या जो हो जाती है, इसका बदला लेने के लिए दूसरा जो पक्ष था, दरियाप्त सिंह के बेटे थे, वो भी एकदम ताक में रहते थे कि कब मौका मिले और कब मौका ना मिले। क्या कभी आपने गौर किया है कि आपके आसपास लोग कितनी शिद्दत, कितनी ईमानदारी के साथ नौकरी करते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोग ही अमीर बन पाते हैं? और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह होती है क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे से काम करवाना जानते हैं। असल दौलत मेहनत से नहीं, बल्कि सही जगह इन्वेस्टमेंट से बनती है। दिक्कत यह है कि हम में से 90% लोग स्टॉक मार्केट के नाम से डरते हैं, घबराते हैं। उन्हें लगता है कि हम शुरुआत करें तो कहाँ से करें, कैसे करें। साथ ही उनके मन में ये भी ख्याल रहता है कि ऐसा ना हो हमारे पैसा लगा हुआ है कहीं डूब ना जाए। और इसी डर को मैं खत्म करने के लिए आपको आज बताने जा रहा हूं मार्केट वुल्फ के बारे में। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए, मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन एक सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, यानी कि आपका पैसा और आपका भरोसा दोनों ही यहां पर सुरक्षित हैं। इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मार्केट के जो एक्सपर्ट लोग हैं आपको समय समय पर फ्री में गाइड करते रहते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि आपको कहां पर पैसा लगाना है और कब लगाना है। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है। यहां इनका सबसे खास हथियार है फॉलो ट्रेंड। यहां आपको वो ट्रेड्स दिखते हैं जिनमें लोग पहले ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपको खुद से कोई रिसर्च या गैस वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक क्लिक किया, ट्रेड प्लेस किया और मेरा काम शुरू। तो बात करते हैं उनकी जिनको हमेशा नुकसान का डर बना रहता है। मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस फीचर है। इसका मतलब है अगर मार्केट आपके खिलाफ जा भी रहा है तो यह एप्लीकेशन खुद ब खुद ट्रेड को एक तय सीमा पर आकर रोक देगा, यानी कि कोई बड़ा नुकसान होगा ही नहीं, और नुकसान नहीं होगा तो फिर फायदा ही फायदा होगा। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए इनके यूजर्स ने अब तक फरवरी में 39,000, एक दिन में 15,000 और पिछले साल 2025 में 5,03,940 का मुनाफा किया। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है मार्केट वुल्फ आपसे आपके प्रॉफिट पर एक भी रुपया कमीशन नहीं लेता। सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस के साथ। 20 लाख से ज्यादा लोग पहले से इस पर भरोसा कर रहे हैं। अब आपकी बारी है। अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित करें। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, साथ ही जो कमेंट है उसको मैंने पिन कर दिया है। तो मार्केट वुल्फ के साथ जाइए और अपनी शुरुआत करिए। तो रुख करते हैं अपनी कहानी की ओर। इस हिसाब से एक साल ही बीता था कि साल 2000 आ जाता है। साल 2000 में वेदू का जो बेटा होता है जिसका नाम सुरेश मलिक होता है, मौका पाते हैं उसको भी गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब इसकी हत्या की जाती है तो दरियाप्त सिंह के परिवार पर ही इस हत्या का इल्ज़ाम आता है, उन्हीं के ऊपर ही आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन जो सुरेश मलिक होता है उसकी अपनी पत्नी जिसका नाम बबली होता है, बबली के 2 बच्चे होते हैं। एक बेटे का नाम सौरभ और दूसरे बेटे का नाम सागर मलिक होता है। इसी बीच में घर वाले परिवार वाले आपस में फैसला करते हैं कि ये बबली इसकी शादी कहीं दूसरी जगह ना करके अपने ही घर में इसे रख लिया जाए, यानी कि जो देवर होता है इसका नाम विवेक उर्फ विक्की होता है, विवेक उर्फ विक्की से ही उसकी बबली की शादी करवा दी जाती है। ये सोचकर कि अब शायद ज़िंदगी में सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक रात ऐसी आती है कि एक रात में 3 मर्डर हो जाते हैं। 3 मर्डर होते हैं जिसमें तेजपाल, रणवीर और एक 6 साल का बच्चा होता है। इस मर्डर का इन दोनों फैमिली से सीधा सीधा ताल्लुक था और ताल्लुक होने की वजह यही थी कि जो वेदू होता है, वेदू ये आरोप लगाता है कि दरियाप्त सिंह के परिवार वालों ने इन तीनों की हत्या की है और दरियाप्त सिंह के परिवार वाले ये आरोप लगाते हैं कि इन तीनों की हत्या के पीछे
जो वेदू है इसका ही परिवार है, लेकिन ये कभी क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिरकार इनकी हत्या किसने की है, क्यों की है, और ये मामला भी आया गया हो जाता है और इस बात पर किसी को का ध्यान नहीं जाता। लेकिन पंचायतों के दौर शुरू हो जाते हैं और पंचायतों में फैसला लिया जाता है कि इस तरह से अगर लगातार हत्याएं होती रहीं तो इन हत्याओं से दोनों ही परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब तक कुल मिला के 6 मर्डर हो चुके हैं, 3 एक रात में मर्डर हो चुके हैं और 3 मर्डर हुए थे धीरे धीरे करके, एक एक करके। इसी हिसाब से जब ये 6 मर्डर हो जाते हैं, पंचायतों का दौर हो जाता है और ये फैसला किया जाता है कि अब दोनों परिवारों में आपस में हाथ मिलवा दिए जाएं और किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए और ये आपस के रिश्ते बिल्कुल ठीक कर लिए जाएं। तभी फिर दोनों परिवारों ने फैसला किया कि ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। साल 2000 से लेकर 2010 तक इस परिवारों के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं होता है, कोई भी फसाद नहीं होता है, कोई मर्डर नहीं होता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन प्रधानी का चुनाव एक बार फिर से आ जाता है और जैसे प्रधानी का चुनाव आता है तो यहाँ प्रधान बन जाता है दरियाव सिंह का जो बेटा, जिसका नाम विजेंद्र सिंह होता है। तो विजेंद्र सिंह जब चुनाव जीत कर आता है तो उसने फैसला लिया कि पूरे गांव में ढोल बजाए जाएं। और जब गांव में ढोल बजाए जा रहे थे तो इसी बीच में जो वेदू के फैमिली के बिल्कुल घर के ठीक सामने करीब करीब आधे घंटे तक ढोल बजते रहते हैं। जब ढोल बजते हैं तो क्योंकि उनकी फैमिली के लोग भी चुनाव में खड़े हुए थे, वो हार जाते हैं। हारे हुए घर पर जीते हुए प्रधान ने जब जाकर ज़्यादा ही ढोल बजाना शुरू कर दिया तो ये बात कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी और गांव के लोगों ने इस बात को लेकर और भी ज़्यादा ऐतराज़ करना शुरू कर दिया। गांव के कुछ ऐसे भी लोग थे, इन्होंने कहा कि देखो, एक तो तुम हार गए हो, दूसरा ये है कि तुम्हें चिढ़ाने के लिए, तुम्हें ये नीचे दिखाने के लिए विजेंद्र सिंह ने जानबूझकर ये ढोल बजवाए हैं। इसी का बदला लेने के लिए अब फिराक में जुट जाते हैं, कोशिश में जुट जाते हैं कि कब विजेंद्र सिंह से इस बात का बदला लिया जाए। और वो तारीख आती है इस प्रधानी के चुनाव के ठीक 6 महीने के बाद, 25 जनवरी 2011। ये जो प्रधान होता है जिसका नाम विजेंद्र सिंह अपने भाई के साथ और 2-3 लोग थे, एक शादी समारोह में ये घूम कर आ रहे थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद ये रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में सामने से एक मार्शल गाड़ी आ रही है। मार्शल गाड़ी से आमने सामने की टक्कर हो जाती है और जैसे इस बात का ये विरोध करने की कोशिश कर रहे थे तो मार्शल गाड़ी के अंदर से कुछ लोग निकलते हैं। निकलने के बाद एक लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही गोली चल रही थी, उनके टारगेट पे कोई और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रधान था विजेंद्र सिंह, जिसने क्या घर के सामने ढोल बजवाए थे। और यहीं से ये 7वां मर्डर होता है, ठीक पहले मर्डर के दूसरे, तीसरे मर्डर और चौथे मर्डर के बाद 10 साल के बाद। अब यहाँ से एक बार फिर से इस फैमिली के बीच में अदावत शुरू हो जाती है और इस हत्याकांड में आरोप लगाया जाता है सोरण, नरेश, विक्की उर्फ विवेक, चरण सिंह, इन सब पर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने मिलकर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और आगे चलकर 18 दिसंबर 2021 को इस मामले में इन आरोपियों को, यानी कि सोरण, नरेश, विक्की उर्फ विवेक और चरण सिंह, प्रधान विजेंद्र सिंह की हत्याकांड में इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है और इस मामले में हत्या का जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है वो देविंदर सिंह, यानी कि विजेंद्र का जो भाई होता है देविंदर सिंह, इसमें वो एफआईआर कराता है। अब फिर से एक बार ये कोर्ट कचहरी का दौर शुरू हो जाते हैं और ये एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि कानून की तरफ से ही कुछ जो भी फैसला होगा उस फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, तारीख पे तारीख पड़ रही थी, तारीख को आना जाना ये सब चल रहा था। 2011 के बाद में 2013 आ जाता है और तारीख थी 11 जुलाई की। 11 जुलाई की तारीख थी, दोपहर का समय हो रहा था। देविंदर सिंह मुजफ्फरनगर की अदालत में जो वादी था अपने ही बड़े भाई प्रधान की हत्या का, वो इंतजार कर रहा था कि तारीख पर जब उसकी आवाज़ लगेगी तब जाके जज साहब के सामने पेश हो जाएगा। इसलिए वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और उसकी सुरक्षा में लगा हुआ था एक सिपाही इसी बीच में मौका पाता है, कुछ काम उसे आ गया था, वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए ओझल हो जाता है, अलग चला जाता है। और इसी बीच में देविंदर सिंह की जब आवाज़ लगती है तो वो जा रहा था सीधा कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर, ताकि वो जाकर अपनी तारीख कर सके। इसी बीच में मौका पाते लगभग 14 साल का या 15 साल के आसपास के 2 बालक थे। दोनों के हाथ में केलों की पॉलीथीन थी, लगभग एक दर्जन के आसपास केले होंगे। उन केलों को वो हाथ में लिए हुए थे दोनों बालक। उन दोनों बालकों ने बिल्कुल उस देविंदर सिंह के करीब में पहुंच जाते हैं और करीब में पहुंचने के बाद राम राम करते हैं देविंदर सिंह को, राम राम करते हुए। और उसके आसपास कोई था नहीं। एक लड़के ने तो गर्दन पे यहाँ पर तमंचा सटाया और दूसरे ने पेट में तमंचा सटाया। और जैसे तमंचा सटाते हैं तो दोनों एक साथ गिनते हैं और गिनने के बाद गोली चला देते हैं। और जैसे गोली चलती है देविंदर सिंह की मौके पर ही, घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और कचहरी के अंदर भगदड़ मचना शुरू हो जाती है। दोनों बालक थे, वो आराम से खड़े हुए हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हंसते हुए, जैसे ये दोनों ही जो बालक हैं ये आपस में रिश्ते में मोमेरे और फुपेरे लगते हैं। इसी बीच में जब
वहाँ भगदड़ मचती है, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को सूचना देने के बाद ये जो बालक हैं वहीं खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। तभी लोगों ने जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, उन्होंने दोनों बालकों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि याद करो, साल 2000 की बात है और साल 2000 में हमारे पापा का मर्डर होता है। नाम उनका सुरेश था। मर्डर भी इसने किया था, उसका बदला लेने के लिए आए हैं। जब ये मर्डर होता है उसके लड़के के पापा का, तब ये बालक 1.5 साल के आसपास का था और अब आकर उसने अपने पिता की हत्या का बदला ले लेता है। और वो खुश था। खुश होना इसलिए था क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि आखिरकार वो अपने पिता की हत्या का बदला जरूर ले। अपने ही पिता के हथियार को सजोकर रखा हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि उसकी माँ ने ही उसको ये हथियार उपलब्ध कराए थे। अब पुलिस ने उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद, क्योंकि वो बालक थे, उनकी उम्र अभी 18 साल कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। वो दोनों बालक बाल सुधार गृह में थे, लेकिन दिमाग से बहुत ज़्यादा खुरापाती थे, वैसे भी शरीर से भी खुराफाती थे। और वो इंतज़ार कर रहे थे एक तारीख का कि कब यहाँ से मौका लगेगा और कब यहाँ से भाग जाएंगे। और वो तारीख आती है 15 अप्रैल 2014 की बात है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, मौका मिलने के बाद वार्डन जो होता है इस बच्चों की जो बाल सुधार गृह का, उसके सर में कुछ ऐसे मारा जाता है, उसको बेहोश करके, और दोनों बालक और 4 बाल अपराधी जो होते हैं उनको लेते हैं और यहाँ से लेकर भाग जाते हैं। यहाँ से भागने के बाद ऐसा जानकार बताते हैं कि इन दोनों बालकों ने पहले पेट्रोल पंप की लूटपाट की और लूटपाट करने के बाद यहाँ से अपने एक नए टारगेट की तरफ निकल जाते हैं। किसी ने उन्हें सलाह दिया कि दरियाव सिंह की हमेशा जो मदद करता है वो इस इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसका नाम विक्रांत उर्फ विक्की त्यागी है। तुमने उसे रास्ते से हटा दिया तो देख लेना तुम्हारे परिवार बहुत मजबूत हो जाएगा। यानी कि जो वेदू की फैमिली है, वो वेदू के पोते होते हैं, वो फैमिली मजबूत हो जाएगी और जो दरियाव सिंह का परिवार है वो कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए तुम उसका मर्डर कर दो। इसके लिए बाकायदा उन बालकों को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इस बार जो उसका सागर जो होता है, वेदू का पोता जो होता है, सिर्फ वो पोता था, उसने अपना सगे भाई को शामिल कर लिया था। उसके सगे भाई का नाम सौरभ होता है और वो उसे अपने शामिल कर लेता है। शामिल करने के बाद पूरी प्लानिंग करते हैं। लगभग 1 महीने तक लगातार गोलियां कैसे चलाई जाती हैं उस बालक ने यही सीखा और वो सीख कर बिल्कुल जब परफेक्ट हो जाता है तो ये तारीख आती है 16 फरवरी 2015। विक्की त्यागी मुजफ्फरनगर की कोर्ट नंबर 10 में अपनी तारीख पर आया हुआ था और यहाँ पर उसकी सुरक्षा के लिए 5 पुलिस वाले पहले से थे। साथ में एक दरोगा भी होता है, कोर्ट की जो पुलिस होती है वो भी होती है। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। लेकिन ये जो लड़का है जिसकी अभी उम्र 18 साल है या नहीं कंप्लीट, जिसका नाम सागर है, तो वो बिल्कुल फुल फ्लैश ट्रेनिंग लेकर आया था। और कचहरी में आने के बाद उसने अपने जो वेशभूषा थी उन्हें वकीलों वाली बनाई हुई थी, सिर पर उसने पगड़ी बांधी हुई थी, चश्मा उश्मा लगाया हुआ था, बिल्कुल एकदम टिपटॉप बनकर आया था। और जैसे ही विक्की त्यागी उर्फ विक्रांत ये कटघरे में खड़ा हुआ था, इसी बीच में वो लड़का मौका पाता है। उसके हाथ में 2 मैगजीन से भरी हुई पिस्टलें होती हैं और मौका पाते ही वो विक्की उर्फ विक्रांत पर एक के बाद एक लगातार गोलियां चला देता है। और तब तक गोलियां चलाता है जब तक क्या पूरी तरह से मैगजीन खाली नहीं हो जाती। यहाँ ऐसा भी बताया जाता है कि जो वकील होते हैं वो भी मौका पाते इधर उधर दाएं बाएं हो जाते हैं। जज साहब भी अपने जाकर इधर छिप जाते हैं। गोलियां चल रही थी और वो पुलिस वाले जो होते हैं वो भी अपने दाएं बाएं हो जाते हैं। इस मामले में फिर एफआईआर दर्ज होती है। दोनों बालकों सहित और कई लोगों को इसमें नामजद आरोपी बनाया गया था। और बाद में जो इस मामले की जांच पड़ताल की गई थी, तो जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चलता है कि जो लड़का सौरभ है और उसका जो भाई सागर है, इन्होंने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और इसके बदले में उन्हें 50 लाख रुपए की रकम मिली थी, ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है। अब तक मिलाकर 9 मर्डर हो जाते हैं उस गैंगस्टर यानी कि विक्की त्यागी को मिलाकर, साथ ही देवेंद्र को मिलाकर। ये जब 9 मर्डर हो जाते हैं, कहानी और भी ऐसे ही आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो दोनों बालक थे, जब इनकी जांच पड़ताल की जाती है तो दोनों बालक नहीं थे बल्कि 18 साल इनकी कंप्लीट हो जाती है। फिलहाल इसमें जो सौरभ है वो सीतापुर की जेल में अभी जिंदगी गुजार रहा है और जो सागर है वो नैनी की जेल में जिंदगी गुजार रहा है। ऐसे ही और भी वक्त आगे बढ़ने लगता है और तारीख आती है 17 सितंबर 2016। 17 सितंबर 2016 की बात है। दरियाव सिंह का बेटा जिसका नाम है धर्मेंद्र उर्फ बबलू, ये अपने घर के ठीक सामने वाले जो घर है वहां जाने की कोशिश कर रहा था, पैदल पैदल चल रहा था। इसी बीच में अचानक के 2 लोग आते हैं और 2 लोग आने के बाद उन्होंने 10 से 15 मिनट के आसपास तक लगातार एक के बाद एक लगातार गोलियां जब बरसाना शुरू किया है, तब धर्मेंद्र उर्फ बबलू को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यानी कि दरियाव सिंह के अभी तक पहले उसका बेटा जिसका नाम जितेंद्र होता है, दूसरे नंबर पर उसका बेटा जो प्रधान बन जाता है विजेंद्र होता है, 30 नंबर का बेटा जो विजेंद्र की
पैरवी कर रहा था, वादी था, चश्मदीद था, देविंदर, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। चौथा बेटा होता है धर्मेंद्र, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। यानी कि एक दरियाव सिंह के 4 बेटों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस वाले मामले में धर्मेंद्र उर्फ बबलू के प्रकरण में बबली सहित लगभग 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और इसमें जब इनके खिलाफ मुकदमा वगैरह होता है, इनकी गिरफ्तारी होती है। बबली ये जो होती है वो सुरेश की पत्नी होती है, यानी कि पहला पति इसका सुरेश होता है। और दूसरी शादी जो करती है वो देवर से शादी करती है, देवर विक्की उर्फ विवेक। और उसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम सौरभ होता है, दूसरे का नाम इसका सागर होता है। और जब देवर से शादी होती है तो इसके एक बेटी भी पैदा हो जाती है। अब जो भी आरोपित थे वो सब सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। देर सवेर इनको वक्त के साथ उनको जमानत मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जमानत मिल जाती है विक्की उर्फ विवेक को, जिसने जो 2011 में मर्डर किया था। और जब उसे जमानत मिल जाती है 10 साल तक, एक बार फिर से साल 2016 से लेके 2026 तक बिल्कुल सब कुछ शांत था। और ये विवेक उर्फ विक्की जो होता है, वेदू का जो बेटा होता है, तो ये वेदू का बेटा अपने ही गांव के एक लड़के का बिचौलिया बन जाता है। और ये बारात आनी थी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, थाना दोघट लगता है, दोघट कस्बे में एक लड़की की बारात आनी थी। और इन दोनों अपने ही गांव के लड़के का, और इस दोघट में जो लड़की थी नेहा नाम की, उसका शादी का बिचौलिया होता है। और वो आराम से शादी कराने में मशगूल था। इसकी फैमिली के बाकी परिवार के लोग भी आए हुए थे, इसकी पत्नी भी, उसका बड़ा भाई भी, और भी कई लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसी बीच में रात के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। और ये तारीख थी 10-11 मार्च 2026 की रात की बात है। जैसे ही इसे टॉयलेट आता है बिचौलिया को, यानी कि विवेक उर्फ विक्की को, तो ये सीधा टॉयलेट करने के लिए पार्किंग स्थल के ठीक पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे 2 लड़के, मौका पाते हैं और एक के बाद एक लगातार गोलियां बरसा रहे थे। और इसी बीच किसी व्यक्ति ने गोलियां बरसाते हुए देख लिया। जब लोग मौके पर पहुंचते हैं, मौके पर पहुंचने के बाद देखते क्या है, विवेक उर्फ जो विक्की होता है, जिसके बाप का नाम वेदू होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके सर में 4 गोलियां लगती हैं और 4 गोली मार के उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस फैमिली में भी, यानी कि वेदू में, जो सबसे पहला मर्डर होता है इसके बेटे का, जिसका नाम महेंद्र होता है। दूसरे नंबर का बेटा इसका नाम सुरेश होता है, जिसका मर्डर होता है। तीसरे नंबर का बेटा इसका यशपाल होता है। और चौथा बेटा इसका होता है विवेक उर्फ विक्की। यानी कि दूसरी वेदू के फैमिली में भी 4 सगे भाइयों का मर्डर हो जाता है। उधर भी 4 का मर्डर है, इधर भी 4 का मर्डर है। और बाकी जो इधर उधर के जो सपोर्ट कर रहे थे उनके भी कुल मिला के अब तक 11 मर्डर हो जाते हैं। और जिसने गोली चलाई थी उसको जो पुलिस के हवाले किया जाता है, इसका नाम यशवीर उर्फ रजत होता है। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं दरियाव सिंह का पोता हूँ और मेरे पिता का, और मैंने अपने चाचा का, अपने ताऊ जी का, इनकी सबकी हत्या का बदला लिया है। और जैसे ये हत्या की बदला की बात आती है तो ये फिर अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। हर जगह ये खबर चलने लगती है कि साल 1984 से पहले मर्डर की शुरुआत होती है। 2 सगे भाइयों में अदावत शुरू हो जाती है और देखते ही देखते ये पहली पीढ़ी एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, दूसरी पीढ़ी भी एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब ये लड़ाई बालकों के बीच पहुंच चुकी है, यानी कि तीसरी पीढ़ी के लोग आपस में युद्ध शुरू कर देते हैं। एक तरफ ऐसा है जो ऐलान करके कत्ल करते हैं, दूसरी तरफ ऐसा है जो मौका की नज़ाकत को भांपते हुए वो कत्ल करते हैं, यानी कि गोलियां बरसाकर हत्या कर देते हैं। आगे भविष्य में कितनी हत्याएं होंगी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रशासन के बारे में लोग कहते हैं कि प्रशासन ने अगर शिद्दत और ईमानदारी के साथ इस घटनाक्रम में पूरा रोल अदा किया होता तो शायद ये हत्याकांड को कभी अंजाम ना दिया जाता है और इस परिवार में लगातार हत्याएं नहीं होती। अभी कई लोग ऐसे हैं जो इस परिवार में आगे भी शायद ताक में बैठे होंगे कि कब मौका मिले और कब हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि मूंछों की लड़ाई जिस तरह से शुरू होती है उस तरह के बाद एक हत्याएं होते चली जाती हैं। 11 वो नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसे और भी कई नाम हैं, लगभग 12-13 नाम ऐसे बताए जाते हैं जिन्होंने डर की वजह से हत्याएं तो हो जाती हैं, लेकिन ये लड़ाई कहीं उनके खानदान का रूप न धारण कर लें, उनके खानदान में की किसी और की हत्या ना हो जाए, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे हैं जो कभी थाने चौकी की तरफ रुख करते ही नहीं हैं और वो हत्याएं किसने की कभी उनका पता भी नहीं चल पाता है। दोस्तों, जाते जाते आज हमने एक एप्लीकेशन जिसका नाम है मार्केट वुल्फ के बारे में आपको बताया था और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और साथ ही हमने जो कमेंट है उसको पिन कर दिया है। तो इसमें जाइए, जाने के बाद अपनी किस्मत आजमाइए, देखिए कि आखिरकार इस एप्लीकेशन से आपको कितना फ़ायदा होता है। जोया हैं और साथ ही शाजिया हैं जो कि उत्तराखंड के रहने वाली हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राजेंद्र चंद हैं, इम्तियाज़ अंसारी, जगदीश कुमार, रमेश कुमार, मोहम्मद शाहनूर,
राशिद चौहान, विशांत चौधरी, अनिल यादव, रितेश चौरसिया, योगेश कुमार, नरेश राठी, राहुल शर्मा, सुरेश कुमार यादव, तारा बहादुर, मुश्ताक अहमद, सुंदर गुप्ता, पवन प्रताप यादव, कुंदन कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।